आज के इस स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है दी रजनीकांत शो। और आज इस शो में हमारे दो खास मेहमान हैं। पहले हैं शैलेश कुमार सिन्हा, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं और पूर्व जिला अभियोजन पदाधिकारी रहे हैं बिहार सरकार में। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो दिनेश कुमार हैं, वरीय अधिवक्ता भी हैं और नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दी रजनीकांत शो में। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। और मैं अवधे मीडिया और आर्यावर्त समाचार के साथ साथ आपको सहृदय आभार व्यक्त करता हूं कि इस रजनीकांत शो में मुझे मौका दिया और समाज के बीच विधि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का, कुछ कौतूहल का जानकारी देने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आपका इस जो आप लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं अपने शो के माध्यम से, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। और धन्यवाद भी आपको रजनीकांत का। दर्शकों में ये बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा पूरे देश में, बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसका एक अलग ही जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, जो बदलता हुआ माहौल देख रहे हैं, पूरा बिहार जो है विधानसभा चुनाव में अभी केंद्रित है। और इसके अलावा अगर देश की भी राजनीति देखें तो बिहार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इस बीच में जो सबसे बड़ी घटनाक्रम घटी है, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। चूंकि पेशे से पत्रकार रहा हूं और मैं पत्रकारिता कर रहा हूं पिछले 12 वर्षों। इन 12 वर्षों में जो तमाम परिस्थितियां बदली है पूरे देश में, उस पर आज हम बात करेंगे। और जो सही जानकारी है लॉ के हिसाब से, मैं बात कर रहा हूँ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। एक बड़े पत्रकार हैं, बड़े शॉट हैं, पूरे देश में उनका नाम है और रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और एडिटर भी हैं। पहला जो सवाल है, चूंकि क्रिमिनल लॉयर हैं शैलेश कुमार सिन्हा जी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि पत्रकार की गिरफ्तारी, चूंकि विषय और मुद्दा जो है वो एक अच्छी पत्रकारिता या उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया, या उनका अपराध है या नहीं है, ये एक बहस का मुद्दा है। मगर जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है या किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी होती है पूरे देश में, ये जो प्रोसीजर रहा है आपने भी देखा होगा किस परिस्थिति में कैसे क्या रहा है, तो कानून के हिसाब से आप इस पे क्या अपना राय रखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं भी टीवी पर और तमाम चैनलों में मैं गिरफ्तारी को देख रहा हूँ और जिस तरह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है एक पुराने मामले में, तो विद्वान न्यायालय का भी, वहाँ जो स्थानीय न्यायालय का भी अपना मंतव्य है कि यह गिरफ्तारी जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए और अनुमति लेनी चाहिए और सूचना न्यायालय को देनी चाहिए। तो वास्तविक पे कानून का तो उल्लंघन हुआ है और जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी हुई है उस तरह से गिरफ्तारी जो है उनकी नहीं होनी चाहिए। उनकी क्या, किसी आम व्यक्ति की भी नहीं होनी चाहिए कि आप न्यायालय से जो है वो गिरफ्तारी वारंट नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो उनसे अनुमति नहीं ले रहे हैं और उसके बाद सीधे गिरफ्तारी कर तुमको लाया जा रहा है। और जिस तरह से आप फिजिकली जो है कोई बॉडली इंजरी जो है किसी की गिरफ्तारी होती है तो आप नहीं कर सकते हैं। मगर बात तो ये भी है सर कि पुलिस कह रही है कि हमने सम्मान किया, हमने रिक्वेस्ट किया है अर्नब गोस्वामी को, और ये मामला जो है 2 साल पुराना है, 2018 की बात है। आत्महत्या करने पर मजबूर करने की जो आरोप लगा है वो है। देखिए, पुलिस जो अनुसंधान करता है किसी भी आपराधिक मामले में, तो वो पुलिस की एक प्रक्रिया है कि वो न्यायालय में, विद्वान न्यायालय के समक्ष जो है अपना रिक्विजिशन जो है डालकर वो अपना जो है वो प्राप्त करे, जो भी प्रोविजंस है वारंट ऑफ अरेस्ट का, प्रोक्लेमेशन का, अटैचमेंट का। लेकिन एविडेंस भी उसके साथ साथ उनको वो सबमिट करना है न्यायालय में, और अगर नहीं वह सबमिट कर रहे हैं तो वह न्यायालय जो है वो सबसे पहले स्क्रूटनाइज करती है कि यह जो उचित है कि नहीं, और यह जो है कोई केस प्रामा फेसी जो है ऐसा है कि नहीं जिससे उसके विरुद्ध जो है वारंट ऑफ अरेस्ट और किसी तरह का जो है वो जो भी जारी करना है उसके मांग के अनुसार अनुसंधानकर्ता के रिक्वेस्ट पर वह देना उचित है
कानून के दृष्टिकोण से या नहीं। तो जब तक वह प्राप्त नहीं होता है तब तक पुलिस जो है कार्रवाई जो है नहीं कर सकती है। लेकिन इस मामले में मैंने देखा, और पहले तो चूंकि मेरे पास कोई तो कागजात है नहीं, लेकिन जो टीवी के चैनलों में, तमाम चैनलों में मेरा जो अपना कार्य का अनुभव रहा है, वो अभियोजन का भी और वो बचाव पक्ष का भी मैं कर रहा हूं। तो मेरे और वो कानून के दृष्टि से, मेरे क्या कानून के दृष्टि से वो उचित और जायज नहीं है, और यह गिरफ्तारी उनका वो गलत है और नहीं होना चाहिए इस तरह की गिरफ्तारी। दिनेश जी से मैं जानना चाहूंगा, जब गिरफ्तारी गलत या सही है तो फैसला कानून का है और कानून इसको तय करेगी, मगर जिस तरीके से शैलेश जी ने कहा कि नहीं इसकी गिरफ्तारी गलत हुई है, आप इस पे क्या अपनी बात को रखना चाहेंगे? रजनीकांत जी, प्रश्न गिरफ्तारी सही है और गलत है, ये विधि के अनुसार तय है। सर्वप्रथम मैं सादर बड़े भाई शैलेश भैया का करते हुए मैं इस बात को रखता हूं कि विधि क्षेत्र में या संवैधानिक जो प्रिविलेज है वो सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को प्राप्त है कि गिरफ्तारी से उन्हें विमुक्त रखा गया है। संविधान ने ऐसा प्रावधानित कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज इत्यादि हैं। पत्रकार बंधु इस गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का अधिकार उनको नहीं मिला। रह गई बात कि 2 साल पुराने मामले में एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में, जो केस 2 साल पुराना है, पुलिस के फौरी तौर पे तत्काल गिरफ्तारी करने के तरीका पर उनका सही नहीं था। लेकिन जहां तक उनकी गिरफ्तारी की बात है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस कॉग्निजेबल केस है और पुलिस को पूर्ण अधिकार है कि कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध के मामले में बिना वारंट के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के समय संविधान ने और साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता ने सर्टेन अधिकार अभियुक्त को दे रखे हैं कि गिरफ्तारी के समय पूर्व उनको सम्मन देना, इसका प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं ये जांच का विषय है, न्यायालय इसको देखेगी। सम्मन के पश्चात उनको अवसर प्रदान करना कि गिरफ्तारी के समय अपने चॉइस के, अपने इच्छा के अनुरूप किसी विधिवेता यानी अधिवक्ता को साथ रखना, ये अपॉर्चुनिटी उनको दी गई कि नहीं, ये तथ्य का विषय है और इसको न्यायालय देखेगी। तरीका गलत हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी अगर किसी पत्रकार की होती है तो वो बिल्कुल अवैध नहीं कहलाई जाएगी, ये वैध है। रह गई बात, ये भारत के इतिहास में आज हम सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या किसी के मोटिवेटेड हो के आज जो विरोध हो रहा है, विनोद दुआ पर भी 2 साल पूर्व केस किया गया था। लेकिन उस समय मुझे याद है कि वामपंथ से जुड़े जो पत्रकारिता जगत के लोग थे, वामपंथ से लगाव रख रहे थे, उन्होंने ही केवल इसका विरोध किया। और आज जो इतना यहाँ से सड़क से लेकर के संसद तक और गृह मंत्री से लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्री तक ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसी तत्परता नहीं दिखाई। पत्रकार विनोद दुआ भी था, पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी भी है। तो ये कहीं से न कहीं से ये प्रेरित लगता है, ये लगता है कि इसका विरोध हो। लेकिन हाँ, अंत में मैं यही कहूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस का जो गिरफ्तार करने का तरीका था वो गलत था, लेकिन जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो मामला में किसी भी आम व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि लोकतंत्र के चौथे पिलर में पत्रकारों को रखा गया है। पत्रकारिता जगत को लोकतंत्र के सीधे चौथे स्तंभ से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आप वैध करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि जो मनमानी पुलिस करती है पत्रकारों के साथ या किसी भी आम व्यक्ति के साथ, फिर तो आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर तो चीजें तो परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में तो जब पुलिस चाहे किसी पत्रकार को परेशान कर दे तो आप भी पत्रकारिता करें या परेशानी झेले, क्या करें? वो समाज हित में काम कर रहा है।
रजनीकांत जी, हमें विषय वस्तु पर आना चाहिए। जी। पत्रकारिता के किसी लेख या उनका किसी टीवी में दिए गए वक्तव्य या किसी दिए गए न्यूज के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आदरपूर्वक नो डाउट कि पत्रकार और पत्रकारिता ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन कोई भी आजादी जो अभिव्यक्ति जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है, संविधान ने वहीं पर कुछ बंधनों को के साथ आजादी दी है। अनफेटर्ड प्रिविलेज या अनफेटर्ड लिबर्टी किसी को नहीं है। रह गया बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं कि उन्हें किसी बात के कहने के लिए, किसी न्यूज के लिए, किसी अभिव्यक्ति के लिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है कि 2 साल पूर्व उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट जो है सुसाइड के लिए प्रेरित करने के लिए या सुसाइड को उकसाने के लिए, आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए, आत्महत्या को उकसाने के लिए उनके विरुद्ध पूर्व से ही लंबित था। 2 साल पूर्व से ही ये बिल्कुल जांच का विषय है कि 2 साल पूर्व उनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 2 साल के बाद एकाएक अभी जो माहौल उत्पन्न है महाराष्ट्र में, या उनका जो न्यूज चैनल ने जो एक माहौल उत्पन्न किया है, उसके खीज में तो नहीं उनको गिरफ्तार की गई है, ये जांच का विषय है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से या किसी पत्रकार की किसी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तारी से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पत्रकारिता के लिए या किसी न्यूज के लिए या अभिव्यक्ति की आजादी के में बोलने के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप मानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक गलत भावना से गिरफ्तार किया है? 2 साल पहले ये प्रोसीजर होना चाहिए था। जितनी तत्परता पिछले 10 दिनों में दिखाई गई वो पहले होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे कंडेम्ड करता हूं। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की जो अभी वर्तमान गिरफ्तारी का एक्शन है और तरीका है, ये बिल्कुल कंडेमेबल है और इसको विधिक क्षेत्र में कभी भी उचित नहीं कहा। शैलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथी अधिवक्ता ने कहा है कि ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। देखिए, सही बात यह है कि अनुसंधान और न्यायालय दोनों जो है दूसरे से जुड़े हैं, और जब तक जो है 2 साल पुराने मामले हैं, तो 2 साल पुराने मामले में जो अनुसंधान चल रहा था पुलिस की, तो वह जो है कार्रवाई नहीं कर सकती। जहां तक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्रश्न है कि इनकी जो है गिरफ्तारी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में 2 वर्ष पुराने मामले में हुई है, तो वैसे जो है मामले में रजनी जी मेरा कहना है कि इन्होंने आवेदन पत्र जो अनुसंधानकर्ता ने पुलिस में वहां विद्वान न्यायालय के समक्ष जो है उन्होंने दाखिल किया था, तो अनुमति लिया या नहीं लिया, या तो चूंकि मैं कागजात वहां इन्होंने क्या दाखिल किया, कागजात जिन्होंने अपने आदेश प्राप्त करने के लिए किया या प्राप्त करने के लिए नहीं किया, या तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर वह उन्होंने किया तो उनको जो है वो वेट करना चाहिए था, और विद्वान न्यायालय का जब आदेश प्राप्त होता कि इनकी प्रार्थना को स्वीकृत की गई या नहीं की गई, तो उसके बाद ही इनको जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए था। इसलिए मेरे विचार से या जो भी कानून का जो प्रावधान है, उस प्रावधानों के अंतर्गत जो है या पुलिस की जो कार्रवाई जो है वो उचित कानून के दृष्टिकोण से और अव्यावहारिक प्रतीत होता है। अव्यावहारिक प्रतीत होता है। एक दर्शक है, एक बहुत बड़ा भ्रम की स्थिति है पूरे भारतवर्ष में। ऐसा लोगों का मानना है, मैं भी जानता हूं और मैं भी मानता हूं, भारत के कानून की जानकारी हर भारतीय को है। सर, इससे कितना सहमत है आप? रजनीकांत जी, विधिक न्याय शास्त्र में 2 युक्ति प्रचलित है। पहली युक्ति है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, एंड दूसरी युक्ति है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। विधि की अज्ञानता ये क्षम नहीं है, तथ्य की अज्ञानता क्षम है। ऐसा कानून ने प्रिज्यूम कर रखा है कि कानून की जानकारी
हर कोई को है। नहीं तो अगर ऐसा प्रिजम्पशन नहीं रहता तो विधि के अज्ञानता की आड़ में बहुत सारे अपराध हो गए रहते। जब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रख देता हूं कि कोई व्यक्ति को भूख लगा है और वो चोरी करके खाना खा लेता है, तो और बाद में वो पकड़ा जाने पे कहे कि मुझे तो जानकारी ही नहीं कि कानून का ये जानकारी ही नहीं कि खाना चोरी करना एक अपराध है, इसलिए इसको क्षम्य नहीं बनाया गया है, विधिवेताओं ने इसे क्षम्य नहीं बनाया गया। लेकिन इसके पश्चात में मैं कहता हूं कि पश्चिमी देशों में, यूरोप, अमेरिका इत्यादि जो विकसित देश हैं, वहां विधि का इतना प्रचार प्रसार और इतनी जानकारी दी गई है कि आम जनता को विधि की हर बारीकी करीब करीब जनता तक पहुंच है। दुर्भाग्यवश भारत में खास करके उत्तर भारतीयों में लिटरेसी रेट कम है, विधिक क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है, सरकार का ऐसा पॉलिसी नहीं है कि विधि के लोग का क्षेत्र की जानकारी आम जनता तक पहुंचाए। इसके वजह से विधि के आम विधिक प्रावधानों की भी जानकारी आम जनता को नहीं है। आप लोग क्यों नहीं जागरूकता लाते हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है। हम अधिवक्ताओं का यह भी कर्तव्य है कि विधिक के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना, लेकिन जब तक सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध होता, सरकार के स्तर से जब तक कोई स्कीम योजना लागू नहीं होती, सरकार के स्तर से आम जनों तक इसको पहुंचाने के लिए जब तक कोई रिसोर्सेज नहीं मिलता है, तब तक ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि विधि के जानकारी आम जनता तक, अधिवक्ता तक पहुंचा सके। सर, एक सवाल आपसे ये है कि आप देखते हो कि उम्मूमन जो थाने की स्थिति है, जो आम आदमी जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, वहां पर वो चले जाते हैं, उनको परेशानी होती है। तो ऐसा क्या कुछ होना चाहिए पूरे समाज में कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार भी पता हो, कानून भी पता हो, जिससे वो जाति या जुल्म का शिकार ना हो या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, ऐसा है कि हमारी सरकार जो है वो एक जिला विधि प्राधिकार जो है, प्राधिकार जो है, उसके द्वारा जो है एक जागरूकता अभियान की गाँव में चलाया जा रहा है। तो चलाया जा रहा है तो उसी में वो इस सारी जानकारी जो आपका प्रश्न है, उस सारी जानकारी कानून का जो है वो वहाँ दिया जाता है कि आपका यह अधिकार है, आपका कर्तव्य भी यह है, और आपको केस करने के लिए जाना है, और आपका जो है वो संवैधानिक अधिकार भी है। और ऐसे भी जो है कि नागरिक की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना जो है सारे नागरिकों को जो है प्राप्त होता है तो तुरंत नियरेस्ट थाने में जो है वो दे सकता है जाकर के, और देना चाहिए। तो जागरूकता हमारी सरकार फैला रही है, और धीरे धीरे जो है वो एक्चुअली जो है जो जब कोई जो है प्रोग्राम शुरू होता है तो उसका जो है प्रचार प्रसार होते होते थोड़ा समय लगता है। तो मोटा मोटी जो है जानकारी जो है करीब करीब मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को जो है वो जानकारी है, बहुत ही डीप में नहीं, लेकिन संक्षिप्त में जो है वो पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, जहाँ लिटरेसी रेट जो है वो कम है वहाँ थोड़ा लोग कम जानकारी है। आपने सर एक बात कही कि जो पत्रकार होते हैं वो खबर के लिए अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनको गलत तरीके से प्रशासन के द्वारा फंसाया जाता है। मैं नालंदा जिले की बात करता हूँ। नालंदा जिले में ऐसे 4-5 पत्रकार हैं जिनको खबर के लिए प्रताड़ित किया गया, उन पे गलत मुकदमा किया गया। तो ऐसी स्थिति में पत्रकार को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में न्यायालय पर पत्रकार को भरोसा रखना चाहिए और इसका उचित प्रतिवाद करना चाहिए। न केवल पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग बल्कि आम जनता को भी, क्योंकि लोकतंत्र संपूर्ण जनता के लिए है और पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। जिस दिन वो स्तंभ कमजोर पड़ गया, जिस दिन वो
स्तंभ सरकार के पक्ष में उनके दबाव पर काम करने लगा, निश्चित तौर पर ये जनता का उत्पीड़न होगा। तो पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के साथ साथ आम जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए कि हमारे पत्रकार बंधु पर, हमारे खबर जो संवाददातागण है उन पर, और साथ ही साथ प्रेस मीडिया पर किसी अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बनाए। उनको निश्चित रूप से उनको प्रोटेक्शन कानून में हासिल है। और मैं आपके मंच से यह घोषणा करना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई भी पत्रकार बंधु, कोई भी संवाददाता बंधु इस ढंग के सरकार या प्रशासनिक उत्पीड़न के शिकार होते हैं, वो मुझसे संपर्क करें। मैं उनकी लड़ाई, कानूनी लड़ाई यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। और प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, मतलब पत्रकार के लिए क्या प्रोटेक्शन एक्ट है? प्रेस काउंसिल एक्ट जो है आपका बना, उसमें भी इसका प्रोटेक्शन दिया हुआ है। साथ साथ सीआरपीसी भी और संविधान में भी उन्हें प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि बिना सत्यता की जानकारी के, बिना उसको आप जो है उत्पीड़न पत्रकार को नहीं कर सकते हैं। वो खबर तक सही है या गलत पत्रकार के जानकारी के सोर्स पर निर्भर करता है, न कि उसका व्यक्तिगत जानकारी होता है या उसकी भावना होती है। इसलिए उसके सोर्स गलत हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार गलत सामान्यतः नहीं हो सकते। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है और इसको आईपीसी के जो सेक्शन से इससे संबंधित जो मानहानि का, डिफेमेशन का है, उसमें भी इसको उन्मुक्ति दी गई है। भारतीय दंड संहिता के जो चैप्टर है जिसमें मानहानि है कि गलत खबर छपने पे किसी का मानहानि होता है, उससे भी प्रेस और अखबार संवाददाता को उन्मुक्ति प्रदान है। इसलिए कानून उसके साथ। आपको लगता है कि उन्मुक्ति प्रदान है और पत्रकार को उसे, देखिए उन्मुक्ति का जहाँ तक प्रश्न है, तो देखिए कानून का या किसी के वो व्यक्तिगत रूप से अगर इंजुरी होता है, तो या पत्रकार हो या निजी व्यक्ति हो के जीवन में हो, तो वैसे व्यक्तियों के लिए जो है अगर उत्पीड़न किसी को भी होता है, किसी भी तरीके से होता है, तो उसके लिए जो है वो न्यायालय है और विद्वान न्यायालय पर जो है वो विश्वास रखना चाहिए लोगों को। क्या आपको लगता है भारत में प्रेस जो है या मीडिया जो है वो सुरक्षित है? देखिए सुरक्षित का जहां तक प्रश्न है, तो अगर आपका वो पत्रकार और पत्रकारिता का प्रश्न सुरक्षा सुरक्षित का है, तो अगर आप हेल्दी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। और अगर हेल्दी तरीके से काम अगर उसको खुलकर बताइए ना, हेल्दी क्या होना चाहिए? हेल्दी मतलब की पारदर्शिता होनी चाहिए, समझे ना? आपको क्या लगता है भारत में? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी की निजी जीवन में दखलंदाजी ना हो, दखलंदाजी, आक्षेप नहीं होनी चाहिए, झूठी बात जो है किसी के प्रति जो है बिना छानबीन का वो प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि अगर इन सब बातों को के प्रति आप सजग हैं तो आप सुरक्षित हैं। जब बॉम्बे में मिड डे के जो क्राइम रिपोर्टर थे, जे.डी. उनकी हत्या हो गई, गौरी लंकेश की हत्या हो गई, ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई लिखी, उनकी हत्या हो गई। अब वो हेल्दी पत्रकारिता फिर कैसे क्या हो सकता है? यह तो अनुसंधान का विषय है। हत्या तो हुई है, पूरा देश जानता है, कई पत्रकारों की हत्या हो गई है। देखिए इन सब बातों के लिए जो है वो है क्या कि यह तो अनुसंधान का विषय है और मुकदमे के जो है परिस्थितियों स्थिति पर निर्भर करती है। सर, अनुसंधान और मुकदमा में मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा अनुभव होगा, वर्षों बीत जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है। बहुत सही प्रश्न किया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुकदमों की बढ़ती आयु और न्याय देने में जो देरी हो रही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न रजनी जी। मैं उससे इसके लिए मैं आपको सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। मुकदमा का जो पेंडेंसी है या इतना लंबा जो चलता है, इसको सरकार और समाज के बीच जरूर रखना चाहिए कि आखिर इसका मूल जड़ कहाँ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
चार पांच कई एक फैक्टर्स हैं, लेकिन चार पांच महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कि मुकदमों को विलंबित रखते हैं। पहला फैक्टर्स है न्यायकर्ता अर्थात जज और पॉपुलेशन का जो रेशियो है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सबसे कम है। आज बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है, मात्र 1800 स्वीकृत जज के पोस्ट हैं, स्वीकृत सैंक्शन पोस्ट, लेकिन कार्यरत कितने हैं? 500-600 खाली रहते हैं, मात्र 1200। अब 1 करोड़ पे 100 जज, क्या पॉपुलेशन और जज का रेशियो हुआ आप खुद समझ सकते हैं। तो जज और पॉपुलेशन का जो रेशियो है ये भारत में और उस पर भी बिहार में बहुत ही कम है। इसको एटलीस्ट एट वंस 5 टाइम्स करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो हमारी प्रक्रियात्मक विधि है इसमें एक ड्रेस्टिक चेंज लाने की जरूरत है। समय समय पे केंद्र सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें चेंज लाया, लेकिन फिर भी कुछ लैकुना हैं जिसको दुरुस्त करना हो। तीसरी बात, वही अज्ञानता, विधिक क्षेत्र के जानकारी के अभाव में लोग इसका सही इस्तेमाल और इसका अपना अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को जागरूक करना होगा कि स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्याय आपका मौलिक अधिकार है और इसे लेने के ये तरीके हैं। और अंत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यायालय का, आप खुद जाकर कभी विजिट कीजिए, वो हेल्दी नहीं है, सकारात्मक नहीं है। क्यों? सरकार चाहती नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो चाहती नहीं है कि न्यायालय सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो, त्वरित न्याय मिले। इसलिए नहीं चाहती है कि ताकि कार्यपालिका का, विधायिका का वर्चस्व समाज पे स्थापित बना रहे। इसीलिए न्यायालय को कमजोर करके रखा है और न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया गया है। और अंत में मैं खुद अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं अधिवक्ता और जो प्रेजाइडिंग जजेज हैं उनका भी दोष दूंगा कि उनका इच्छा शक्ति है कि कमी है कि वो भी विलंबित करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। एक अधिवक्ता भी नहीं चाहता है जल्दी का मुकदमा का फैसला हो, साथ ही साथ जज भी नहीं चाहते हैं कि मुकदमा का जल्द फैसला हो, इसीलिए मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन यहाँ जजेज पॉपुलेशन रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यायालय का, साथ ही साथ प्रक्रियात्मक विधि और जागरूकता करीब करीब ठीक ठाक हो जाएगी, ये मुकदमे का निस्तार होने में कोई विलंब नहीं है। सर, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये जो 7 साल से अगर नीचे का कोई आपके ऊपर धारा लगता है जिसमें आप बेल ले सकते हैं थाने से, बावजूद इसके मैं ये जानना चाहूंगा कि किसी भी आवेदन पर आप थाने में जाते हैं, FIR दर्ज होती है, आवेदन दिया कि मेरे साथ छेड़खानी हो गया, आवेदन दिया कि उसने मेरे साथ पिस्टल गिरा दिया, ये तमाम सेक्शन जो है आवेदन पे तुरंत लिख दी जाती है और उसी में वो मुकदमा भी हो जाता है। क्या ये सही है पूरे कानूनी प्रक्रिया में कि आवेदन का पहले जांच हो, फिर आप उस पर धारा लगाएं और उसके बाद आगे की कार्रवाई करें? मगर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आवेदन मिला, सेक्शन लगा और बंदे को पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि अगर पुलिस को जैसे तुरंत प्राथमिकी दर्ज किसी सूचक के द्वारा की गई और पुलिस को पर्याप्त लगता है कि इसमें जो है वो अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है और यह जो है अभियुक्त जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं उसको समाज में रहना जो उचित नहीं है, तो वह व्यक्ति को न्यायालय में कागजातों के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ FIR के साथ भेजी जाती है, वो केस डायरी जो है, पुलिस केस डायरी जिसको कहते हैं, पुलिस केस डायरी को वह अनुसंधान तुरंत करती है और पुलिस केस डायरी के साथ वो न्यायालय में भेजी जाती है और पुलिस केस डायरी पढ़ने के बाद विद्वान न्यायालय यह समझते हैं कि उसको एसेस करते हैं कि इस अभियुक्त को जो है वो
न्यायिक हिरासत में भेजना उचित है या अथवा नहीं। जब वह पाते हैं कि नहीं न्यायिक हिरासत में भेजा जाना उचित है तभी भेजा जाता है। क्या आपको लगता है ईमानदार कार्रवाई पुलिस के द्वारा होती है? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात में एक आध बार और कहीं डिबेट हुआ था न्यायालय में, तो मैं कहा था कि बिल्कुल अभियोजन पुलिस अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला पुलिस और साथ ही साथ अपराध का अनुसंधान करने वाला पुलिस, सीआरपीसी के जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे राज्य सरकार, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है, इसीलिए बहुत सारे राज्य में पुलिस का दोनों काम एक ही साथ, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना और अपराध का अनुसंधान करना एक ही पुलिस के दिया किया जा रहा है। इससे पुलिस की एरोटिसिटी बढ़ रही है, उनका उत्पीड़न बढ़ रहा है और बेवजह उनके इच्छा अनुसार गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत सारे जो संज्ञेय अपराध है उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे अपराध हैं जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी वांछित नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी उसका गिरफ्तारी हो जाती है। फिर मामले हैं उसमें पुलिस गिरफ्तार करती है और करना भी चाहिए। उससे दो बात होती है। पहली बात होती है कि एक समाज के में मैसेज भी जाता है, दूसरा अनुसंधान प्रभावित नहीं होता है और जो अपराध के जो गवाह होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी गिरफ्तारी करना भी आवश्यक है। तो आप आज का जो परिचर्चा रहा है कानून पे, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पे और जो नए नए मसले हैं समाज में, किस तरीके से उसको निपटारा होना चाहिए उसकी, और किस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तमाम विषयों पे खुले मन से और काफी गंभीरता पूर्वक, शालीनता पूर्वक दोनों अधिवक्ताओं ने, दिनेश कुमार जी ने और शैलेश कुमार जी ने बहुत ही बेबाकी से रखी है। धीरज निकांत शो में धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।